लेट्स बाय कृषि कनेक्शन। खेती में बदलाव नई तकनीक आने तक सीमित नहीं है। किसान अब उत्पादन के साथ बाजार, निर्यात, प्रसंस्करण, डिजिटल पहचान और कृषि व्यवसाय की तरफ भी बढ़ रहा है। कहीं किसान की उपज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल रहा है, तो कहीं सरकार खेती से जुड़ी सुविधाओं और निगरानी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आज के कृषि कनेक्शन में ऐसी ही खबरों पर नजर डालेंगे। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं कृषि कनेक्शन। आज की पहली खबर कर्नाटक से, जहां गुटखा और तंबाकू निकोटिन वाले पान मसाला उत्पादों पर 1 साल की रोक के बाद सुपारी किसानों के कारोबार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश की, जहां महाराष्ट्र के वर्धा मॉडल से किसानों को खेती को कारोबार में बदलने की ट्रेनिंग देने की तैयारी हो रही है। तीसरी खबर त्रिपुरा से, जहां सरसों के शहद की पहली खेप दुबई पहुंची है। और आखिर में बात तेलंगाना की, जहां 9 चिन्हित धान किस्मों की खेती करने वाले किसानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। साथ ही नकली डीएपी पर कार्रवाई और धान भंडारण की नई तैयारी भी की जा रही है। तो शुरुआत करते हैं कर्नाटक की खबर से। कर्नाटक सरकार ने 10 अगस्त से तंबाकू और निकोटिन वाले गुटखा, पान मसाला और ऐसे अन्य उत्पादों की बिक्री और वितरण पर 1 साल की रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि ये फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। लेकिन इस फैसले के बाद राज्य के सुपारी किसानों के सामने एक अलग चिंता खड़ी हो गई है। दरअसल गुटखा और पान मसाला उद्योग में सुपारी का इस्तेमाल होता है। ऐसे में इन उत्पादों की बिक्री पर रोक का असर सुपारी की मांग पर पड़ सकता है या नहीं, इसे लेकर बाजार में चर्चा शुरू हो गई है। सेंट्रल एरेकेनेट एंड कोको मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव यानी कैम्को ने सरकार से कहा है कि तंबाकू और निकोटिन वाले उत्पादों पर कार्रवाई का अनपेक्षित असर सुपारी किसानों और वैध सुपारी कारोबार पर नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि मौजूदा प्रतिबंध सुपारी की खेती या सामान्य वैध सुपारी कारोबार पर नहीं है। रोक तंबाकू और निकोटिन वाले गुटखा तथा पान मसाला उत्पादों पर लगाई गई है। लेकिन चूंकि इन उत्पादों में सुपारी का इस्तेमाल होता है, इसलिए किसान और कारोबारी इसके संभावित बाजार प्रभाव पर नजर बनाए हुए हैं। कर्नाटक में सुपारी कृषि और व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में सुपारी और संबंधित उत्पादों से राज्य को करीब 90.02 करोड़ रुपए का जीएसटी मिला। ऐसे में ये कारोबार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां खेती को कारोबार बनाने की तैयारी हो रही है। किसान की आय बढ़ाने के लिए सिर्फ ज्यादा उत्पादन करना काफी नहीं है। फसल के बाद उसका प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बाजार और सही कीमत भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश सरकार महाराष्ट्र के वर्धा में चल रहे एक कृषि व्यवसाय मॉडल का अध्ययन कर रही है। उत्तर प्रदेश के उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की 6 सदस्यीय टीम ने 10 अगस्त को महाराष्ट्र के वर्धा में ग्लोबल विकास ट्रस्ट यानी जीवीटी के मॉडल का जायजा लिया। यहाँ करीब 25 एकड़ में कृषि कुल नाम का प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है, जहाँ किसानों को 2 दिन की व्यवहारिक ट्रेनिंग दी जाती है। इस मॉडल की शुरुआत पानी की समस्या से निपटने के प्रयासों से हुई थी। बाद में किसानों को ये सिखाने पर जोर दिया गया कि खेती को सिर्फ फसल उत्पादन तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे एक व्यवस्थित कारोबार बनाया जाए। विभागीय पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार प्रशिक्षण के बाद कृषि व्यवसाय अपनाने वाले किसानों की आय 2 से 3 गुना तक बढ़ने का दावा किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में भी किसानों के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों को इस तरह की ट्रेनिंग दिलाने पर विचार किया जा रहा है। इस मॉडल का महत्व इसलिए है क्योंकि किसान अगर केवल कच्ची उपज बेचता है तो उसे मूल्य श्रृंखला का सीमित हिस्सा मिलता है। लेकिन अगर वही किसान प्रसंस्करण, पैकेजिंग, मूल्यवर्धन और सीधे बाजार से जुड़ता है तो उसकी आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि वर्धा मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने से पहले स्थानीय फसल, पानी, बाजार और किसानों की जरूरत को ध्यान में रखना होगा। एक राज्य में सफल मॉडल को दूसरे राज्य में लागू करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदलाव जरूरी होगा। अब खबर उस किसान की जिसकी उपज खेत से निकलकर सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रही है। त्रिपुरा के डेरगांग किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ ने सरसों के शहद की पहली खेप दुबई भेजी है। एपीडा की मदद से 1 मीट्रिक टन सरसों का शहद अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए रवाना किया गया।
इसे त्रिपुरा से सरसों के शहद का पहला निर्यात बताया जा रहा है। इस पहल से स्थानीय मधुमक्खी पालकों और किसानों को बेहतर बाजार मिलने की उम्मीद है। एफपीओ मॉडल की खासियत यह है कि छोटे किसानों और उत्पादकों को एक समूह के रूप में बाजार तक पहुंच बनाने का अवसर मिलता है। इससे अकेले किसान की तुलना में उत्पादन, गुणवत्ता, पैकेजिंग और निर्यात की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना आसान हो सकता है। दुबई को भेजी गई पहली खेप सिर्फ एक निर्यात सौदा नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में एक संकेत भी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से लगातार मांग बनती है, तो मधुमक्खी पालकों को उत्पादन और गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। एपीडा की भूमिका भी यहाँ महत्वपूर्ण है। बाजार संपर्क, गुणवत्ता, क्षमता निर्माण और निर्यात प्रक्रिया में सहायता देकर वो एफपीओ को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचाने में मदद करता है। यानी किसान की आमदनी बढ़ाने का रास्ता सिर्फ ज्यादा उत्पादन नहीं, बल्कि बेहतर बाजार और निर्यात से भी होकर जाता है। अब बात तेलंगाना की, जहां धान की कुछ विशेष किस्मों की खेती करने वाले किसानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। तेलंगाना सरकार ने 9 चिन्हित धान किस्मों की खेती करने वाले किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं। किसानों को इसके लिए अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी यानी एईओ से संपर्क करना होगा। सरकार रायतू वेदिकाओं के जरिए भी किसानों को पंजीकरण प्रक्रिया और इसके लाभों की जानकारी देने की तैयारी कर रही है। इस व्यवस्था का उद्देश्य धान की इन किस्मों की खेती और किसानों से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित करना है। इससे सरकारी योजनाओं की निगरानी और फसल से संबंधित गतिविधियों को बेहतर तरीके से ट्रैक करने में मदद मिल सकती है। लेकिन तेलंगाना में सरकार का फोकस सिर्फ पंजीकरण पर नहीं है। नकली डीएपी के खिलाफ भी कार्रवाई तेज की गई है। कृषि अधिकारियों के मुताबिक नकली डीएपी के मामलों में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सरकार ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि नकली खाद कितनी मात्रा में बाजार में पहुंची और इससे पहले कितने किसान प्रभावित हुए। साथ ही प्रभावित किसानों की पहचान कर दोषियों से नुकसान की भरपाई कराने की बात कही गई है। किसानों के लिए ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि खराब या नकली खाद का सीधा असर फसल की लागत और उत्पादन दोनों पर पड़ता है। इसलिए सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, बाजार में गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट की उपलब्धता और नियमित निगरानी भी जरूरी है। तेलंगाना सरकार धान भंडारण की क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठा रही है। प्रमुख धान उत्पादक जिलों में मार्कफेड के गोदाम बनाने की पायलट परियोजना प्रस्तावित है। इन गोदामों की कुल क्षमता 65,000 मीट्रिक टन बताई गई है। भंडारण की बेहतर सुविधा किसानों को अपनी उपज तुरंत बेचने की मजबूरी से कुछ राहत दे सकती है। हालांकि इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब खरीद, भंडारण और भुगतान की पूरी व्यवस्था समय पर और पारदर्शी तरीके से काम करे। तो आज के कृषि कनेक्शन में तस्वीर साफ है। कर्नाटक में स्वास्थ्य नीति के फैसले के साथ सुपारी किसानों के बाजार को लेकर नई चिंता सामने आई है। उत्तर प्रदेश खेती को कारोबार से जोड़ने के लिए महाराष्ट्र के मॉडल से सीख लेने की तैयारी कर रहा है। त्रिपुरा का शहद पहली बार दुबई पहुंचा है, जिससे छोटे उत्पादकों के लिए निर्यात के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। और तेलंगाना में किसान पंजीकरण, नकली खाद पर कार्रवाई और भंडारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इन सभी खबरों को जोड़कर देखें तो कृषि की तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब किसान सिर्फ खेत में उत्पादन करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि बाजार, तकनीक, प्रसंस्करण और निर्यात की पूरी श्रृंखला का हिस्सा बन रहा है। और यही बदलाव आने वाले समय में खेती को अधिक टिकाऊ और किसान की आय को अधिक मजबूत बनाने की कुंजी हो सकता है। इसी के साथ आज के कृषि कनेक्शन में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे खेती और किसान से जुड़ी नई खबरों के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.